एक पल के लिए सोचिए, आप किसी पुराने वीरान खंडहर में हैं और वहां आपको एक कंकाल मिलता है और उस कंकाल के साथ मिलती है एक डायरी। वो कंकाल किसका है? उस डायरी में क्या लिखा होगा? कौन सी कहानी, कौन से राज दफन हैं उन पन्नों में? आज की हमारी बातचीत कुछ ऐसी ही एक रहस्यमयी शुरुआत वाली कहानी पर है। राजेंद्र प्रसाद के लिखे सामाजिक उपन्यास कंकाल पर। हमारे पास इस उपन्यास का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है जो इसकी एक एक परत को खोलता है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये उपन्यास सिर्फ एक दुखद कहानी ना होकर अपने समय के समाज पर एक बहुत ही तीखा, एक असरदार व्यंग कैसे है। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। मुझे जो बात इस उपन्यास के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है इसकी शुरुआत। एक बहुत साहसिक कदम है। कहानी की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि उसकी मौत के बाद मिले उसके कंकाल से करना। ये पाठक को तुरंत एक अलग ही मानसिक स्थिति में डाल देता है ना। बिल्कुल। और ये सिर्फ ध्यान खींचने की एक तरकीब नहीं है। साहित्य में ना इसे नैरेटिव फ्रेम कहते हैं, मतलब एक कथा का ढांचा। कथा का ढांचा। हाँ, लेखक ने कंकाल और डायरी को एक फ्रेम की तरह इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पूरी कहानी की जो कड़वी सच्चाई है वो रखी गई है। ये फ्रेम हमें शुरू से ही ये याद दिलाता रहता है कि हम जो प्रेम कहानी या आदर्शों के संघर्ष की कहानी पढ़ रहे हैं, उसका अंत दुखद होना तय है। कंकाल भविष्य की वो तस्वीर है जो हमें पहले ही दिखा दी गई है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि आगे क्या होगा और इस पर चला जाता है कि ये सब हुआ क्यों। हम एक तरह से जासूस बन जाते हैं जो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एक खोजकर्ता। हाँ, एक खोजकर्ता जो सबूतों के आधार पर वजहें तलाश रहा है। बिल्कुल। लेखक सीधे सीधे हमें कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि हमें एक इन्वेस्टिगेटर बना रहा है। हम उस डायरी के साथ साथ उस दबी हुई सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इससे कहानी सिर्फ एक वृत्तांत नहीं रहती, बल्कि एक गवाही बन जाती है जो पाठक को सीधे तौर पर झकझोरती है। वो डायरी उस बेआवाज इंसान को आवाज देती है जिसे समाज ने अपनी रूढ़ियों और पाखंड से नष्ट कर दिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली साहित्यिक तकनीक है। हाँ, और ये उस कहानी को एक अविश्वसनीय प्रामाणिकता देता है। हम सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, हम एक राज जान रहे हैं। और इसी राज के पन्नों से हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य पात्र रूपक से। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, रूपक एक पढ़ा लिखा, बहुत भावुक और आदर्शवादी युवक है। उसके मन में समाज को लेकर बहुत ऊंचे आदर्श हैं, समानता, न्याय और सच्ची नैतिकता। और यही उसका सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है, उसका आदर्शवाद। वो उस समय की सामाजिक सच्चाइयों के साथ मेल नहीं खाता। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जो सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन असलियत में उसे एक ऐसा समाज मिलता है जो सिर्फ दिखावे और खोखले रीति रिवाजों पर चलता है। और इसका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा उदाहरण उसके प्रेम संबंध में देखने को मिलता है। उसे एक युवती से प्रेम होता है, पर जैसा कि अक्सर होता है, जात पात और सामाजिक ऊंच नीच की दीवारें उनके बीच आ जाती है। समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। और दिलचस्प बात यह है कि समाज का ये अस्वीकार किसी एक विलन या व्यक्ति के विरोध के रूप में नहीं आता। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है, रीति रिवाजों की, लोग क्या कहेंगे के डर की और जातिगत अभिमान की। रूपक किसी एक इंसान से नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था से, एक पूरी मानसिकता से लड़ रहा होता है। मतलब उसकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक सोच से। और शायद इसीलिए उसका संघर्ष इतना अकेला और निराशाजनक हो जाता है। उसे कोई ऐसा दुश्मन नहीं मिलता जिससे वो लड़ सके, क्योंकि दुश्मन तो हवा में है, लोगों के दिमाग में है। बिल्कुल। हमारे स्रोत में समाज का दोहरा चरित्र और नैतिक पतन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। रूपक का जीवन इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करता है। समाज जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता है, असल में अंदर से कितना खोखला है, ये रूपक की कहानी से सामने आता है। वो देखता है कि जो लोग मंच पर खड़े होकर समानता का भाषण देते हैं, वही अपने घर में जाति के नाम पर दीवारें खड़ी करते हैं। और रूपक का संघर्ष सिर्फ उसके प्रेम तक ही सीमित नहीं था, है ना? स्रोत बताते हैं कि वो समाज की और भी कई कुरीतियों से तंग आ चुका था, जैसे कि स्त्री की वस्तु जैसी स्थिति। क्या हमारे स्रोत इस पर कोई और रोशनी डालते हैं कि उपन्यास इसे कैसे दिखाता है? हाँ, बिल्कुल।
यह उपन्यास इस मुद्दे को बहुत गहराई से उठाता है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाते, बल्कि यह दिखाया गया है कि कैसे समाज उन्हें एक संपत्ति या सम्मान का प्रतीक मानता है, एक जीता जागता इंसान नहीं। रूपक जब अपने प्रेम को सामाजिक स्वीकृति दिलाने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेमिका का अपना कोई वजूद ही नहीं है। वो या तो अपने पिता की इज्जत है या होने वाले पति की संपत्ति। उसकी अपनी इच्छाओं या भावनाओं का कोई मोल नहीं है। यह सोच ही अपने आप में एक हिंसा है जिसे समाज ने परंपरा का नाम दे रखा है। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है विवाह की खोखली संस्था। मतलब अगर प्रेम की कोई जगह ही नहीं है तो फिर विवाह का आधार क्या है? यही सवाल उपन्यास भी पूछता है। रूपक देखता है कि विवाह प्रेम या आपसी समझ का बंधन नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक समझौता है। यह एक ऐसी संस्था है जिसका मकसद अक्सर संपत्ति की रक्षा करना, जाति की शुद्धता बनाए रखना या सामाजिक रुतबा बढ़ाना होता है। प्रेम और खुशी जैसे व्यक्तिगत मूल्य इस व्यवस्था में कहीं खो जाते हैं। रूपक इस खोखलेपन को स्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए प्रेम के बिना विवाह एक धोखा है। तो ये तो समाज की बहुत सारी परतों को एक साथ उजागर करता है, प्रेम, विवाह, स्त्री की स्थिति, और फिर आता है धार्मिक पाखंड का मुद्दा। ऐसा लगता है जैसे लेखक ने एक ही किरदार के जरिए पूरे समाज का एक्सरे कर दिया हो। इन सभी धागों को एक साथ कैसे बुना गया है? ये सब रूपक के व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए एक साथ बुना गया है। वो देखता है कि धर्म, जो लोगों को नैतिक रास्ता दिखाने का दावा करता है, खुद पाखंड का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर अधर्म करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। रूपक की आदर्शवादी आत्मा ये सब देखकर विद्रोह कर उठती है। उसे लगता है कि समाज की हर नींव, चाहे वो परिवार हो, विवाह हो या धर्म हो, झूठ और दिखावे पर टिकी है। तो जब उसे हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है, जब उसका हर आदर्श टूटकर बिखर जाता है, तब क्या होता है? उपन्यास का अंत यानी रूपक की आत्महत्या इस पूरी कहानी को किस मोड़ पर ले आती है? यहाँ उपन्यास अपने सबसे शक्तिशाली बिंदु पर पहुंचता है। रूपक की आत्महत्या को महज एक हार या कमजोरी की निशानी के तौर पर नहीं दिखाया गया है। ये समाज के मुंह पर एक तमाचा बन जाती है। ये उसका कहने का तरीका है कि अगर तुम्हारे नियम इतने ही खोखले और अमानवीय हैं, तो मैं इस खेल का हिस्सा ही नहीं बनूंगी। नहीं, वो नहीं बनेगा। उसकी मृत्यु इन सभी खोखले सामाजिक मूल्यों के खिलाफ एक अंतिम और बहुत शक्तिशाली बयान बन जाती है। मतलब ये एक तरह का मौन विरोध है। एक बहुत ही मुखर मौन विरोध। उसकी मौत एक ऐसा सवाल खड़ा करती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक व्यक्ति की इस निराशाजनक हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ वो व्यक्ति जो समाज के नियमों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया, या वो पूरा समाज जो किसी व्यक्ति की भावनाओं, उसके आदर्शों और इसकी इंसानियत को पूरी तरह से कुचल देता है? उपन्यास इसका जवाब नहीं देता, बल्कि ये सवाल पाठक के जहन में छोड़ देता है। और यही सवाल शायद इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोता है, ये कि कंकाल सिर्फ रूपक की एक दुखद प्रेम कथा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के बहाने पूरे समाज के नैतिक पतन और गहरे पाखंड का विश्लेषण है। ये एक व्यक्ति की कहानी के माध्यम से पूरे सिस्टम पर उंगली उठाता है। हाँ, बिल्कुल। ये उपन्यास पाठक को एक बहुत ही असहज लेकिन बेहद जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है, जैसा कि हमारे स्रोत के निष्कर्ष में भी साफ तौर पर बताया गया है। वो सवाल है, क्या हम सच में एक नैतिक समाज में जी रहे हैं? ये उपन्यास हमें आईना दिखाता है और सोचने को कहता है कि जिन ऊंचे मूल्यों का हम ढिंडोरा पीटते हैं, क्या हम असल में उन पर अमल करते हैं, या हमारी नैतिकता भी बस एक दिखावा है? और जाते जाते सोचने के लिए एक और विचार छोड़ जाते हैं। इस उपन्यास में जिन सामाजिक रूढ़ियों, पाखंडों और दोहरे चरित्र की बात की गई है, क्या वे आज पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, या उन्होंने बस समय के साथ अपना रूप बदल लिया है और आज भी हमारे समाज में किसी नई शक्ल में मौजूद हैं?